सास ने किया बहू और बेटी में बंटवारा। रात के समय समीक्षा टैक्सी से बाहर निकलती है। वहीं उसकी आंखों में आंसू होते हैं और हाथ में बैग। वो अपने सारे बैग लेकर घर के अंदर चली आती है और अपनी माँ को देखते हुए रोते हुए वो अपनी माँ को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये कैसे घर में शादी कर दी है आपने मेरी। किसी को मेरी कोई कदर ही नहीं है। मैं गर्भवती हूँ और मुझसे दुनिया भर का काम करवाते हैं। अरे बेटी, तू रो क्यों रही है? अपने आंसुओं को पोंछ ले, तेरी माँ अभी जिंदा है। तेजस्विनी अपनी बेटी समीक्षा के आंसू पोंछती है और उसे चुप करवाती है, जिसके बाद वो अपनी बहू काजल को आवाज लगाकर बुलाती है। अरे बहू काजल, कहाँ है तू? जल्दी से मेरी बेटी के लिए एक गिलास पानी लेकर आ। तेजस्विनी के पुकारने पर काजल फौरन एक गिलास पानी लेकर आती है। काजल भी गर्भवती थी और उसकी एक बेटी भी थी। काजल खुद तो काली थी, लेकिन उसकी बेटी प्रिया गोरी थी, जिसके चलते समीक्षा प्रिया को तो पसंद करती थी, लेकिन उसकी काली माँ से बहुत ज्यादा घृणा करती थी। तुम मेरे लिए पानी क्यों लेकर आई हो? पता नहीं इस कल्लो मैया ने अपने हाथों को धोया भी होगा या नहीं। मुझे इसके काले हाथों से पानी नहीं पीना। जा बेटी प्रिया, तू मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। प्रिया फौरन रसोई में आती है और एक गिलास पानी लाकर बुआ समीक्षा को दे देती है। ये लीजिए बुआ जी, पानी पी लीजिए। समीक्षा पानी पी लेती है, जिसके बाद वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा रूम गंदा है तो साफ करवा दीजिए। मैं अपने रूम में सोऊंगी। लेकिन उस रूम में तो अब तेरी भाभी और तेरा भाई रहता है। तू किसी और कमरे में सो जा। अरे वाह माँ, इस घर से विदा होकर क्या गई? आपने तो मेरा कमरा ही मेरी भाभी को सौंप दिया। लगता है भाभी ने पूरा अधिकार जमा लिया है इस घर पर। हम तो कुछ है ही नहीं। ऐसा ना हो कि मुझे अपना हिस्सा मांगना पड़ जाए आपसे। अरे दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये पूरा घर ही आपका है, आपको हिस्से की क्या जरूरत? समीक्षा काजल की बातों का कोई जवाब नहीं देती और उसे इग्नोर करके गंदा समूह बना लेती है। ऐसे ही वो गेस्ट रूम में जाकर सो जाती है, लेकिन अगले दिन वो अपनी माँ को अपनी काली भाभी के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। देख रही हो माँ, लगता है भाभी को मुझसे कुछ दुश्मनी है। घर में सबके कपड़े धोए हैं, लेकिन मेरे कपड़े तो धोए ही नहीं। क्यों रे काजल, तुझे मेरी बेटी के कपड़े धोने में शर्म आती है क्या? अरे नहीं माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला मुझे दीदी के कपड़े धोने में शर्म क्यों आएगी? बस मुझे जितने कपड़े नजर आए मैंने वो सभी धो दिए। लगता है दीदी कपड़े अभी लेकर आई है, लेकिन कपड़े तो यहाँ पहले से ही पड़े थे। लगता है जानबूझकर देखे नहीं गए हैं। ओहो, बहस को बढ़ावा मत दो। जा बहू, तू ये कपड़े ले जाकर धो दे। कुछ ही देर में सभी लोग नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी समीक्षा खाते हुए जोर से चिल्लाती है, अरे क्या हुआ बहना, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? तभी समीक्षा मुंह में से एक कंकड़ निकालती है और हाथ में लेकर सभी को दिखाते हुए कहती है, जब खाने में कंकड़ आएगा तो मैं चिल्लाऊंगी नहीं तो क्या हंसूंगी? What is this? क्या है भाभी ये सब? क्या खाना अंधे होकर बनाती हो? तुमसे चावल साफ नहीं किए जाते क्या? मैंने तो चावलों को अच्छे से साफ किया था और अच्छे से धोया भी था, लेकिन ये कंकड़ कहाँ से आया मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो क्या ये कंकड़ मैंने डाला है? लगता है तुम्हें मेरा इस घर में आना पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। मैं तो खुश ही हूँ कि आप हमारे घर पर आई हो। तुम्हारा घर का क्या मतलब है? ये घर मेरा भी है। लगता है तुम मुझसे ये घर छीनना चाहती हो। समीक्षा ने जानबूझकर अपने मुंह में कंकड़ रखा हुआ था, जिसके चलते वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वहीं तेजस्विनी ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो काजल के ऊपर गुस्सा होने लगती है। आज के बाद अगर अंधे होकर खाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ, ले जाओ ये सारा खाना। वो गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन प्रतिदिन समीक्षा अपनी माँ को भड़काती है, जिससे तंग आकर एक दिन तेजस्विनी अपनी बेटी और अपनी बहू को कमरे में बुलाती है। देखो, जब से मेरी बेटी इस घर में आई है तब से तुम्हारे तेवर ही बदल गए हैं और मैं नहीं चाहती कि आगे को कोई दिक्कत हो। मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए मैं इस घर का बंटवारा करना चाहती हूँ। लेकिन माँ जी, बंटवारा करने की क्या जरूरत है? बंटवारा करने के बाद हम बिखर ही जाएंगे। हाँ हाँ, तुम तो ऐसा बोलोगी ही। तुम्हें तो पूरा घर ही हड़पना होगा, क्योंकि तुम हड़प्पा सभ्यता से जो हो सब हड़पना चाहती हो। दीदी, आप ऐसा क्यों सोचती हो? मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहे। बस बस, मेरे आगे तेज बनने की जरूरत नहीं है। समीक्षा ने मुझे सब कुछ बताया है कि उसके आने के बाद तुमने उसके साथ कैसा बर्ताव किया है।
आज ही मैं इस घर का बंटवारा करके ही रहूंगी। तेजस्विनी एक तरफ तो अपनी बेटी को रहने के लिए एयर कंडीशनर बेडरूम देती है और अच्छा फर्नीचर भी देती है, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी बहू को रहने के लिए खाली कमरा दे देती है जो पूरी तरह से खराब हो रहा था। वहीं उस कमरे के अंदर एक मिट्टी का चूल्हा और थोड़े से बर्तन भी दे देती है। माँ, बंटवारे में आपने मुझे और मेरी पत्नी को बस इतना ही दिया, हमारा इसमें गुजारा कैसे होगा? जिसको जितना देना चाहिए था उसको उतना ही दिया है। अब मुझसे कोई बहस नहीं करेगा। किसी को यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो इस घर को छोड़कर चले जाओ। तेजस्विनी ऐसा कहकर चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी के साथ रहती है। लेकिन जैसे जैसे समीक्षा का प्रेगनेंसी का समय होने लगता है वैसे वैसे वो काम करना छोड़ देती है, जिसके चलते सारा काम तेजस्विनी को ही करना पड़ता है। माँ, इतनी देर से आप यहाँ बैठी हो, टीवी देख रही हो। अरे कुछ खाने के लिए तो बना लो। आपको पता है ना मैं इस हालत में कुछ नहीं बना सकती। अरे बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए यहाँ बैठे बैठे टीवी देख रही थी। लेकिन मैंने अभी दवाई खाई है, जैसे ही आराम मिल जाएगा मैं खाना बना दूंगी। अरे ना करने के 100 बहाने। अगर नहीं बनाना तो मुझे कह दो ना। झूठ क्यों बोलती हो कि तुम्हारी तबीयत खराब है? ऐसा कहकर समीक्षा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके चलते तेजस्विनी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तेजस्विनी की तबीयत ठीक होने की वजह और ज्यादा खराब होने लगती है और वो दर्द से परेशान हो जाती है। हाय, मेरी तबीयत खराब हो रही है, कोई मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। शरीर टूट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी आग की भट्टी से निकल रही हूँ। अरे बेटी समीक्षा, कहाँ है तू? तेजस्विनी अपनी बेटी को पुकारती है, लेकिन उसकी बेटी अपने एसी वाले कमरे में आराम फरमा रही होती है। उसके दर्द में चिल्लाने की आवाज सुनकर काजल वहां आ जाती है। अरे माँ जी, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। काजल जैसे ही तेजस्विनी को हॉस्पिटल में ले जाती है, डॉक्टर उसका चेकअप करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच काजल को लेबर पेन शुरू हो जाता है। वहाँ की नर्स उसे एडमिट कर लेती है। कुछ ही देर में काजल एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। लेकिन दूसरी तरफ घर पर आराम कर रही समीक्षा को भी लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो मदद के लिए सभी को पुकारती है। कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ गए घर के सभी लोग? माँ, माँ कहाँ हो आप? भाभी कहाँ हो? तभी प्रिया आती है और कहती है, बुआ जी, मेरी माँ तो दादी माँ को हॉस्पिटल लेकर गई है। प्रिया इतना कहती ही है कि तभी वहाँ पर समीक्षा का पति नितिन आ जाता है। वो समीक्षा की हालत देखकर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उसका बच्चा रास्ते में ही मर जाता है। जब ये बात समीक्षा को पता चलती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ये सब मेरी ही गलती का नतीजा है, जो मैंने किया उसका परिणाम मैं भोग रही हूँ। समीक्षा अपनी गलती की माफी काजल से मांगती है, वहीं तेजस्विनी भी काजल से माफी मांगती है। जिसके बाद समीक्षा अपना सामान लेकर अपने पति नितिन के साथ अपने ससुराल वापस चली जाती है और उस दिन के बाद से वो काले और गोरे रंग में फर्क करना छोड़ देती है। माया अपने पति यशवंत के साथ शुरू से एक घर के एक कमरे में रह रही थी। फिर उसके बड़े बेटे नीरज की शादी रूपल से हो जाती है। रूपल को भी ना चाहते हुए शुरू में परेशानी होती है, लेकिन वो भी ससुराल के एक कमरे में सास ससुर के साथ ही एडजस्ट हो जाती है। कुछ समय बाद छोटा भाई शुभम अपनी पसंद की मुस्लिम लड़की नीलोफर से शादी कर उसे घर की दहलीज पर ले आता है। मुस्लिम लड़की को बेटे के साथ हिजाब में देखकर सास माया बोलती है, ये मैं अपनी आंखों से क्या देख रही हूँ शुभम? क्या तूने सच में एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली है? और तू इतना बेशर्म हो गया है कि इसे इस चौखट पर ले आया? हाँ माँ, मैंने नीलोफर से शादी कर ली है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अलग रह नहीं सकते थे। यहाँ कदम बढ़ाने में मुझे बहुत तकलीफ हुई, पर माँ मेरे पास इस घर के अलावा और कोई और जगह नहीं है। आपको नीलोफर को अपनाना ही होगा माँ। अरे बदतमीज, शर्म नहीं आती अपने बाप के सामने ऐसी बातें करते हुए? भूल गए इस घर की मर्यादा? हम हिंदू हैं और तूने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, समाज हम पर थूकेगा। अबूजान, ये तो बाद में इंसानों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा लगाया है, वरना पहले सब एक ही मजहब के थे। खैर, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं बिल्कुल रूपल बाजी की तरह बनकर दिखाऊंगी और आपको किसी बात का गिला शिकवा नहीं होने दूंगी। तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो कि मैं किस तरह रही हूँ इस एक कमरे के ससुराल में। माँ, पिताजी, भैया, भाभी, प्लीज नीलोफर और मुझे एक मौका दीजिए जिससे हम अपने रिश्ते को साबित कर पाए। प्लीज, नीलोफर बहुत अच्छी लड़की है। पता नहीं अब इस घर में क्या क्या देखना पड़ेगा। एक छत के नीचे मुस्लिम बहू भी रहेगी अब हमारे साथ। ठीक है शुभम, अपनी बेगम को बता दे
ससुराल में एक ही कमरा है और इसे एक कोने में रहना होगा। ले जा इसे वहां। क्या सिर्फ यही एक कमरा है? मतलब यही रसोई, बाथरूम और सोने की जगह है? कोई बात नहीं शुभम, मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ, जैसे बड़ी जेठानी जी ने किया है। ये सुनकर ना चाहते हुए भी माया अपनी मुस्लिम बहू का गृह प्रवेश कर घर में ले आती है, जहाँ उसे अपना अटैची रखने की भी जगह नहीं मिलती। शुभम, मैं इसे इतनी देर से रखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ जगह बन नहीं पा रही। जगह बहुत कम है। जगह तो बहुत कम हो ही जाएगी, क्योंकि पहले 5 जने रहते थे, अब 6 जने रहेंगे। ये लो, मैंने इस कोने में तुम्हारा सामान रख दिया है, अब तुम यहीं से निकालना हमेशा। शुभम, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। वो क्या है ना, एक ही कमरे में अम्मी, अब्बू और भाईजान भाभी हैं। इन सबके सामने यही सोना पड़ेगा। वो तो है, तुम फिक्र मत करो, मैंने पर्दा लगा दिया है। इस तरह से वो अपने शौहर के साथ सो जाती है, मगर मच्छरों में उसे नींद कहाँ आती है। फिर जैसे ही नींद आती है तो माया जोर जोर से खर्राटे लेने लगती है, जिस आवाज को सुनकर रूपल कहती है, ओफो, कितने साल हो गए माँ जी का खर्राटे लगाकर सोना बंद नहीं हुआ। पता नहीं मेरी मुस्लिम देवरानी का क्या हाल हो रहा होगा। सोई या नहीं, मुझे तो बेचारी की आवाज ही नहीं आ रही। अरे क्या खुसफुस कर रही हो, सो जाओ ना। शुभम, मुझे नींद नहीं आ रही, बहुत शोर मच रहा है। नीलोफर में कुछ नहीं कर सकता, हाथ डाल लो। पति की बात सुन नीलोफर सोने की कोशिश करती है। इतने में ससुर नींद में गाने लगते हैं। जोर का झटका हाय जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा, ये उदासी जान की प्यासी, इससे अच्छा तुम ले लो फांसी। या अल्लाह, शुभम, ये अब्बूजान रात में इंडियन आइडल का ऑडिशन दे रहे हैं क्या? वैसे ही नींद नहीं आ रही हमें। अरे बेगम साहिबा, सो जाइए म्यूजिक सुनते सुनते। शौहर की बात मान नीलोफर गाने सुनते हुए सो जाती है। नींद पूरी होती नहीं है, उसे पहले 5 बजे उठकर नीलोफर नमाज पढ़ने लगती है कि तभी बड़ी बहू भी जल्दी उठकर घंटी बजाकर पूजा करने लगती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। वहीं आरती की आवाज सुन माया भी उठ जाती है और देखती है कि उसकी दोनों बहू एक समय पर पूजा कर रही हैं, पर मुस्लिम बहू को देखकर आंखें बड़ी कर लेती है। तभी नीलोफर नमाज से उठती है तो सास को देखकर कहती है, अम्मी जान प्रणाम। अस्तगफिरुल्लाह, नमाज पढ़ने में आज परेशानी आई बाजी। आज इतनी तेज की घंटी क्यों बजा रही थी, और इतनी जल्दी पूजा तो होती नहीं है। क्या जरूरत थी आपको इस समय उठने की? अच्छा, तो अब तुम बताओगी कि हमें पूजा कब करनी है? हमारा यही समय है, तुम्हारी तरह 5 बार भगवान को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाजी, भगवान को 5 बार याद करो या 10 बार, फर्क ये पड़ता है कि हमने अल्लाह को कब कब याद किया। खैर अम्मी जान, हम पहली रसोई में क्या बनाए? मुझे तेरे हाथ से कुछ भी नहीं खाना, और तू हमारे चूल्हे को अपवित्र करेगी। मांस मच्छी से तो तेरा पेट भरता होगा। अम्मी जान, आप फिक्र ना करें, हम मांसाहारी खाना नहीं बनाएंगे, हम अब से शाकाहारी ही हैं। मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। तू अपने लिए अलग चूल्हा बना ले और उसी पर खाना बनाना। माया की कठोर बात सुन नीलोफर नया चूल्हा बना लेती है। उसके लिए चूल्हा और छोटे से घर में रहना सब नया था, जहां वो सबका दिल जीतने के लिए कोशिश कर रही थी। चूल्हे पर खाना बनाकर जब वो शुभम को खिलाती है तो सास और बाकी जनों का भी उसके हाथ के बने खाने की खुशबू सूंघकर खाना खाने का मन करता है। खुशबू अच्छी आ रही है बहू, तुमने शाकाहारी खाना बनाया है तो मुझे भी दे दो। अभी देती हूँ अब्बू जान। मुझे खुशी है कि अब्बू और बाकी सब मान गए। नीलोफर जैसे ही उन्हें अपने हाथ का बना खाना खिलाती है, उसे खाकर सबका दिल खुश हो जाता है और वो थोड़ा थोड़ा उसे शगुन दे देते हैं, जिसके बाद सास ससुर उसे अपना लेते हैं। अब नीलोफर अच्छे से घुल मिल कर अपने ससुराल में एक कमरे में रहने लगी थी, पर रहने में अभी भी घिचपिच हो रही थी। ना वो ठीक से सो पा रही थी और ना ही उसका सामान आ पा रहा था। घर में एक शीशा होने के कारण कभी सास तैयार होती तो कभी बहू को, तो फिर कभी नीलोफर।
ऐसे में नीलोफर खिसिया जाती है। कभी वो अपनी जेठानी का सामान उठाकर यूज करती थी तो कभी जेठानी उसकी चीजों को यूज करती थी, जिससे दोनों में अनबन भी हो जाती है, पर माफी मांग लेती है। वक्त गुजरता है। एक दिन सास दोनों बहू से कहती है, बहुओं, अब तो तुम दोनों को इस घर में काफी समय हो गया। बड़ी बहू तुझे भी। आखिर तुम दोनों कब मुझे पोते पोती का मुंह दिखाओगी? क्या पोते पोती का मुंह? कैसे माँ जी? एक कमरे के अंदर घर के सभी सदस्य रहते हैं। पति के साथ जो समय होता है वो तो हमें मिलता ही नहीं है ठीक से। मैं इतने सालों से उनसे बात भी नहीं कर पाई। आप बात करने की बात कर रही हैं बाजी? लाहौल विलाकुवत, यहाँ तो नींद हराम है, सामान रखने की भी जगह नहीं है। ऐसे में बच्चे की जगह कैसे बनेगी? माँ जी, हम अपनी दुनिया कैसे बनाएंगी? मुझे नहीं लगता कि बाजी या मैं आपकी इस इच्छा को कभी पूरा भी कर पाएंगे। पहले के जमाने में सब रह लेते थे, लेकिन अब मुमकिन नहीं है। माफ कर दो बहुओं, इस तरीके से तो मैंने सोचा भी नहीं कभी, लेकिन मैं अपने बेटों से बात करूंगी, वो इस घर को बनवा देंगे। तभी सास बहू की बात नीरज और शुभम सुनकर कहते हैं, माँ, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं और भैया समझ गए हैं कि अब हमें इस घर को बनवा लेना चाहिए। आखिर कब तक एक ऐसे कमरे में रहेंगे? हाँ माँ, आप परेशान मत होइए। कल से ही मैं काम चालू करवा देता हूँ, क्योंकि कुछ पैसे हैं, कुछ मैं लोन पर ले लूंगा। भाईजान, शुभम, हमारी इस बात ने आपको दुख तो नहीं पहुँचाया ना? अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो तो मुझे उसकी माफी दे दीजिए। अरे नहीं, कोई बात नहीं। ये परेशानी एक न एक दिन हल करनी ही थी ना हमें। ये कहते ही नीरज और शुभम अगले दिन से अपने घर को बनवाने लगते हैं, जब तक किसी किराए के घर में रहते हैं। कुछ महीनों में उनका घर बनकर तैयार हो जाता है, जहां पहले फ्लोर पर सास ससुर रहते हैं और उसके दोनों फ्लोर पर उनके दोनों बहू बेटे खुशी खुशी रहने लगते हैं। बड़े ही धूमधाम के साथ सुहानी की शादी अनुराग से हो जाती है। सुहानी के पिता यशवर्धन अपनी बेटी को दहेज में बहुत कुछ देते हैं। रामधन जी, आज से मेरी बेटी आपके घर की अमानत है। मेरी फूल सी बच्ची का ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए यशवर्धन की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। यशवर्धन का नाम शहर के गिने चुने बिजनेसमैन में था। वहीं अनुराग बहुत ही गरीब था, मगर यशवर्धन ने अपनी बेटी की खुशी की खातिर अनुराग से उसकी शादी कर दी और उन्हें खूब सारा दहेज और बड़ा सा बंगला दे दिया। इसके बाद गायत्री अपनी काली बहू को लाकर खुशी के साथ उसका गृह प्रवेश करती है। बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। इसके बाद सुहानी अंदर आकर अपनी सास के पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। सदा सुहागन रहो बहू, तू हम गरीब माँ बेटों की जिंदगी में लक्ष्मी बनकर आई है। बेटा, बहू को कमरे में ले जा, थक गई होगी। कमरे में आकर सुहानी अनुराग को प्यार भरी नजरों से देखते हुए उसके गले लग जाती है। तभी अनुराग मुंह बनाकर मन ही मन में कहता है, ओह गॉड, क्या करूं इस काली कलुटी का। जब देखो मक्खी की तरह मुझसे चिपकी रहती है। अनुराग गुस्से में सुहानी को खुद से अलग करता है और सुहानी कहती है, क्या हुआ अनुराग? कुछ नहीं सुहानी, मुझे बना थोड़ा सफोकेशन हो जाता है, और सच कहूं तो अभी भी मुझे सफोकेशन फील हो रहा है। मैं जरा टेरिस से टहल कर आता हूँ। छत पर आकर अनुराग शिखा को कॉल लगाता है। शट अप शिखा, तुम्हारे कारण मैंने इस काली कलुटी लड़की को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया और उसे शादी की। अब वो मेरे पास आने की कोशिश कर रही है। तो आने दो, आफ्टर ऑल शी इज योर वाइफ डार्लिंग। बस एक बार उसकी प्रॉपर्टी हमारी हो जाए, फिर उस कांटे को अपने बीच से निकाल फेंकेंगे। यही तो हमारा टारगेट है। सुहानी अमीर बिजनेसमैन यशवर्धन की बेटी थी, इसलिए अनुराग और शिखा ने साथ मिलकर उसे अपने बुने जाल में फंसाया था और अनुराग ने अच्छे बनने का ढोंग किया और अपनी चिकनी चुपड़ी झूठी बातों में भोली भाली सुहानी को प्यार और शादी के सपने दिखाए। ये सारी साजिश शिखा के दिमाग की ही उपज थी। अनुराग खिड़की से झांक कर देखता है कि सुहानी सो चुकी है। उसके बाद वो कमरे में आता है और अगली सुबह सुहानी ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को निभाती है, जिससे खुश होकर गायत्री कहती है, सुहानी बहू, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझसे कह देती। सासू माँ, बहू के होते सास काम करे ये अच्छा नहीं लगता। ये तो मेरी खुशनसीबी है जो आपने मुझ काली लड़की को बहू बनाया और बल्कि इतना प्यार दे रही हैं। बहू, इतने अमीर घर की बेटी होकर भी तो कितने सुलझे स्वभाव की है, वरना तो अमीर घरों के लोगों की आंखें घमंड से भरी होती है।
वो हम जैसे गरीबों को अपने धूल बराबर भी नहीं समझते। माँ जी, ईंट और पत्थर के बड़े घर से कोई अमीर नहीं होता। असल अमीर वो है जिसके परिवार में प्यार हो, अपनापन हो और जो सुख दुख दोनों में परिवार को साथ लेकर चल सके। अपनी बहू की ये बात सुनकर गायत्री बहुत खुश होती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, मगर जब कभी सुहानी अनुराग के करीब आती थी तो वो बहाना बनाकर चला जाता था। एक रात सुहानी अनुराग के गले लगती है, तभी वो कहता है, दूर हटो सुहानी। क्या हो गया है तुम्हें अनुराग? जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम बदल गए हो। तुम वो अनुराग रहे ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। आखिर तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो? सुहानी के बढ़ते सवालों को सुनकर अनुराग को उसे पत्नी का दर्जा देना पड़ता है। कुछ दिन बाद अनुराग शिखा से चुपके से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। शिखा की सुंदरता देखकर सुहानी के मन में डर भर जाता है। अनुराग, कौन है ये लड़की? कहीं ये मेरी सौतन तो नहीं? ये सुनकर शिखा आंखों में आंसू भरकर झूठ बोलती है। नहीं नहीं सुहानी बहन, अपने पति पर शक मत करो। ये तो भगवान है। अगर आज ये मेरी इज्जत और जान न बचाते तो मैं कहीं की ना रहती। सुहानी ये शिखा है, बाहर इसकी जान को खतरा है, इसलिए कुछ दिन ये हमारे साथ यहीं पर रहेगी। सीधी साधी सुहानी अपनी सौतन और अपने पति के झूठे छल भरी बातों में आ जाती है और बहुत ही जल्दी शिखा सुहानी के दिल में जगह बना लेती है। जिसके बाद शिखा बिजली बिल के पेपर के बीच में घर के बंटवारे के पेपर रखकर सुहानी से साइन करवाती है। सुहानी, ये बिजली बिल के पेपर हैं, कल इसे जमा करना है, इस पर साइन कर दो। सुहानी बिना पेपर पढ़े उन पर साइन कर देती है। उसी शाम शिखा शॉर्ट सा गाउन पहनकर अनुराग के साथ सीढ़ियों से नीचे आती है। अपने पति को शिखा के इतने करीब देखकर सुहानी शिखा से कहती है, शर्म नहीं आती? किसी और के पति के साथ बाहों में बाहें डालने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरे अनुराग को छूने की? मैं तुम जैसी बेशर्म को मेरे घर में एक पल नहीं रहने दूंगी। मैं कहती हूँ निकलो अभी के अभी। ओह, सो सैड स्वीटहार्ट। मगर ये जानकर तुम्हें बहुत ही दुख होगा कि तुम्हारे पति और इस घर पर अब मेरा आधा हक है। अनुराग ने मुझसे शादी की है। इनफैक्ट वो तो तुम जैसी काली कलूटी लड़की से कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। बस तुमसे शादी करना हमारे प्लान का हिस्सा था, जो आज पूरा हो गया, क्योंकि तुमने पूरे होशो हवास में इस घर का आधे से ज्यादा हिस्सा मुझे यानी अपनी सौतन के नाम कर दिया है। इतना बड़ा धोखा अनुराग, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो। मैं कहता हूँ दूर हटो मुझसे। अब तक मैं तुम्हारी काली शक्ल बर्दाश्त कर रहा था, वो भी इसलिए कि ये प्रॉपर्टी हमें मिले। लेट्स गो शिखा, आज हमें अपनी जीत का जश्न मनाना है मेरी जान। ऐसा कहकर अनुराग शिखा के साथ चला जाता है और अपने साथ हुए धोखेबाजी को सोचकर काली बहू फूट फूट कर रोती है। बस चुप हो जा बहू, मत रो। माँ जी, आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? एक ही छत के नीचे मैं अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती माँ जी, नहीं रह सकती। ऐसा कहते हुए सुहानी वहीं बेहोश हो जाती है और गायत्री डॉक्टर को फोन करती है, जिससे सुहानी को अपने प्रेग्नेंट होने की बात पता चलती है। मुबारक हो मिसेस सुहानी, आप माँ बनने वाली हैं। इस बात का पता चलते ही सुहानी अपने पति के घर आने के बाद उसे बोलती है, अनुराग, तुम पापा बनने वाले हो। तुम्हारे प्यार की निशानी मेरे पेट में पल रही है। ये सुनकर अनुराग भावुक हो जाता है। तभी शिखा घर के बीच लाइन खींचकर कहती है, कान खोलकर सुन ले मेरी काली सौतन, अनुराग सिर्फ मेरा है, समझी? आज के बाद अगर बंटवारे की इस लाइन को क्रॉस किया तो मैं तेरी जान ले लूंगी। चलो अनुराग। ऐसा कहकर लालची घमंडी शिखा अनुराग को खींचकर कमरे में ले जाती है। वहीं सुहानी सारी रात रोती रहती है। ऐसे ही समय बीतता है, जिसके साथ शिखा का अनुराग के लिए खिंचाव खत्म हो जाता है और अब शिखा हर रात छोटे कपड़े पहनकर पब जाती है और अक्सर घर पर पार्टी किया करती है और साथ ही आधी आधी रात तक लड़कों से वीडियो चैट करती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर अनुराग गुस्से में लैपटॉप बंद करके कहता है, तुम ये क्या कर रही हो शिखा? अपने पति के सामने किसी पराये मर्द से तुम कैसे बात कर सकती हो? हाँ? क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफी नहीं है या फिर मुझसे अब तुम्हारा मन भर गया है? फाइनली तुम्हें समझ तो आया। लिसन टू मी, आई एम नॉट अ फूल अनुराग। मैं बाकी की भारतीय नारियों की तरह नहीं हूँ, जिंदगी भर एक ही लड़के के साथ रहे। अब मेरा तुमसे मन भर गया है। ये सुनकर अनुराग को बहुत ही दुख होता है। उसकी आंखों के सामने अपनी पत्नी के साथ किए बुरे बर्ताव की कड़वी यादें झांकने लगती है। कसूर तुम्हारा नहीं है शिखा,
बल्कि मेरा है। मैं तुम्हारी सुंदरता के पीछे भागता रहा और तुम्हारे लिए एक सीधी सादी लड़की को धोखा दे दिया, उसके प्यार को ठुकराया, मगर अब मैं जा रहा हूँ। ठोकर लगने के बाद अनुराग अपनी पत्नी सुहानी के पास लौट आता है। वहीं अनुराग को खोने के बाद शिखा को भी रिश्तों का एहसास हो जाता है और फिर वो आंसू भरी आंखों के साथ सुहानी के पास आती है। सुहानी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे पति को छीना और तुम्हारी सौतन बन बैठी। शायद इसलिए अनुराग मेरा होकर ना रह सका। मैंने धोखेबाजी से तुमसे इस घर का आधा हिस्सा लिया था, उसे तुम्हारे नाम कर दिया है। मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर सुहानी की जिंदगी में सौतन बनकर आई शिखा हमेशा के लिए चली जाती है, जिसके बाद अनुराग और सुहानी खुशियों भरी शुरुआत करते हैं और इसी तरह से वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।